विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे लेखक विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन नामक एक अध्याय, जिसमें चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व को उभारा गया है, उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कौन था ये चार्ली, कैसे उसका नाम आज सभी की ज़ुबान पर है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा विष्णु खरे की, चार्ली चैपलिन। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु खरे के परिचय पर। तो लेखक हैं विष्णु खरे और जिनका जन्म हुआ सन 1940 ईस्वी को, 9 फरवरी सन 1940 ईस्वी को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। आलोचना की पहली किताब इनका आलोचनात्मक एक लेख है। सिनेमा पढ़ने के तरीके, जो सिनेमा विधा पर आधारित एक आलोचनात्मक लेख है। मरुप्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट द्वारा रचित उनका अनुवाद। यह है चाकू समय, आंतिला योझेप की जो कृति है। कालेवाला, जो फिनलैंड का राष्ट्र काव्य है। इन सभी का अनुवाद विष्णु खरे के द्वारा किया गया। हिंदी के चर्चित साहित्यकार विष्णु खरे को रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली, इनको प्रमुख सम्मान मिले, रघुवीर सहाय सम्मान मिला। हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। शिखर सम्मान इन्हें मिला। मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें मिला। और फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया। यानी ये जो सम्मान दिया जाता है फिनलैंड से, जो कि राष्ट्रीय सम्मान है वहाँ का, उससे भी ये नवाजे गए। और निधन इनका सन 19 सितंबर 2018 को हुआ। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है। और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य भी है। अब यहाँ पर हम इनके परिचय से संबंधित ही कुछ जानकारियों पर बात करते हैं। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं। ये गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में समान रूप से लेखन कार्य करते हैं। गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में सृजन कार्य करके हिंदी साहित्य के कोश को समृद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान दिया उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन भी ये करते रहे हैं। जैसा कि हम बताएं कि भारत में आजकल ये सिनेमा विधा एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार कर ली गई है। प्रारंभ में भारत में इस विधा को एक स्वतंत्र विधा का दर्जा प्राप्त नहीं था, तो लोगों की मानसिकता बदली हुई थी। लेकिन अब विदेशों की तरह यहाँ अपने भारत देश में भी इसे एक स्वतंत्र विधा का दर्जा दे दिया गया है। तो फिल्मों के लिए जो पटकथा लेखन है या अन्य कोई संवाद लेखन है, ये सभी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये सिने जगत के लेखों के अंतर्गत ही आते हैं। तो 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा
और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ। साथ ही दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित होता रहा है। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा है तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया है। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता भी पाई है, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते भी हैं कि यह ठीक है। जैसा कि अभी आपको बताया कि भारत में इस विधा को अब मान लिया गया, पहले इस विधा को नहीं मानते थे, कि यह ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे यहाँ सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ पर नहीं है। 100वां हिस्सा भी यहाँ पर उसके बराबर भी काम नहीं हो रहा है। विदेशों में आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उनमें भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो आधुनिक तौर तरीके हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें सिनेमा विधा शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल उसके भी बदले हुए कई रूप हैं। प्रोजेक्टरों के माध्यम से किसी विषय को समझाना, प्रस्तुत करना। पहले यदि सिनेमा देखने के लिए कोई चला जाए तो उसको एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और इसे एक विधा के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। हिंदी सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। आज भी यदि कोई सिनेमा देखने के लिए चला जाए और घर पे यदि किसी को पता चले तो जैसे उसने कोई अपराध किया है, ऐसी मानसिकता उन लोगों की हो जाती है। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो सिनेमा देखने गया क्यों है, क्या उस सिनेमा के दौरान वो देख के आया है। सिनेमा की एक गलत छवि उन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। जैसे साहित्य निरंतर प्रगति कर रहा है, वैसे ही सिनेमा जगत में भी निरंतर नए नए आयाम प्रस्फुटित हो रहे हैं। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, अपार जनधन की हानि हुई, लोगों में काफ़ी गहराई तक डर बैठा हुआ था। नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दासता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर जो दिया गया है चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ, उनको ही हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जो कि पाठ का शीर्षक भी दिया गया है, यहाँ दिया गया चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि चार्ली चैपलिन में से ज़्यादा हमें हम लगता है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? चार्ली चैपलिन में से ज़्यादा हमें हम क्यों लगता है? क्योंकि चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति में विदेशी नहीं लगते हैं। वो जिस संस्कृति को लेकर के, जिस संस्कृति में उनका अभिनय होता है, वो उसी देश के लगते हैं। इसलिए चार्ली के साथ किसी एक देश के नागरिकों का संबंध नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग उन्हें एक सफल अभिनेता के रूप में जानते हैं। इसलिए चार्ली से सभी परिचित भी हैं। किसी देश की सीमाएं या भूगोल चार्ली के इस महत्व को नकार नहीं सकती। इसीलिए लेखक यहाँ पर ये कहना भी चाहता है कि चार्ली में से ज़्यादा हमें हम लगता है। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक इस महान अभिनेता के भीतर इंसान को जानने का अवसर देता है। साधारण की अपार धारण क्षमता
और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। भारत में भी यदि बात करें तो राज कपूर की जो कुछ फिल्मों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आवारा, स्त्री 420, अनाड़ी, मेरा नाम जोकर आदि फिल्में हैं। जिस तरह भोले और सड़क छाप त्रासद लड़के की कामत गाथा को रचती हैं, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। यानी इन फिल्मों में जो हम राज कपूर का अभिनय देखते हैं, राज कपूर के निर्देशन में बनी हुई ये सभी फिल्में हैं। कहानी को यदि हम पूरी तरह से पर्दे पर देखना चाहें तो वो चार्ली चैपलिन के जीवन का ही एक अंश हमें लगेगा। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। यहाँ पर दिया है कि करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य। करुण रस में हास्य रस का सामंजस्य कैसे? करुण के साथ वीर रस का तालमेल बहुत से साहित्यकारों ने किया है, लेकिन करुण में हास्य रस भर देना, करुण माहौल शोकग्रस्त माहौल हो और ऐसे माहौल को हास्य रस से भर दे, ऐसी कला बहुत कम लोगों में है और ये विशेषता चार्ली में कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हास्य और करुणा के तत्वों का सामंजस्य चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में, जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। कला और कलाकार दोनों स्वतंत्र होते हैं और वो अपनी कला को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चार्ली चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। यहाँ पर जो कारण अभी कहा कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब, वो उनकी इसी विशेषता की ओर इशारा करती है कि चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति में विदेशी नहीं लगते हैं। दूसरी बात, इनका अभिनय किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है कि उनकी रचनाएं सिर्फ बालकों के लिए बनी हैं, बड़े बूढ़ों के लिए बनी हैं। किसी भी वर्ग के लोग उसको बड़ी तल्लीनता से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या करने का एक प्रयास मात्र है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का नहीं होता, जन्मशती जन्म की 100वीं वर्षगांठ, तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग, चार्ली चैपलिन की जो पहली फिल्म है मेकिंग ए लिविंग की 75 वर्ष पूरे होते हैं। और 75 वर्षों से चार्ली चैपलिन का जो अभिनय है, कला है, वो दुनिया के सम्मुख है। पौने शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। अपनी कला के प्रभाव से, अपनी कला के जादू से चार्ली लोगों को मोहित कर चुके हैं, उनको मनोरंजन कर चुके हैं। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भी भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। चार्ली कहाँ हुआ,
विदेशी होते हुए भी देश और भूगोल की सीमाओं को लांघता हुआ आज भी भारत में भी लाखों बच्चों को हंसा रहा है अपने अभिनय के द्वारा। तो ये भारत ही नहीं, विश्व के पता नहीं कितने देशों में चार्ली के अभिनय को स्वीकार किया जाता है और मनोरंजन का माध्यम माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे, जिसने भी चार्ली चैपलिन के अभिनय को एक बार देखा है, वो चार्ली चैपलिन के अभिनय को आजीवन भूल नहीं सकता है। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते हुए या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। तो यहाँ पर ये जो दिया है कि जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है, चार्ली चैपलिन के जो अभिनय के कुछ वीडियो हैं, कुछ दृश्य हैं, उनमें वो इसी प्रकार से दिखाए गए हैं। चैपलिन की ऐसी फिल्में, कुछ फिल्में हैं या इस्तेमाल ही नहीं की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि लेखक ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि चार्ली चैपलिन पर अभी 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। क्योंकि इसके कारण दो हैं। एक तो बहुत सी कुछ फिल्में हैं जो अब मिली हैं, कुछ रीलें ऐसी मिली हैं, रिकॉर्डिंग्स ऐसी मिली हैं जिनको अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। जब उनकी उपलब्ध जानकारियों के आधार पर 100 वर्ष तक उनके अभिनय को दर्शाया जा सकता है, उनके अभिनय से मनोरंजन किया जा सकता है, तो सोचिए अभी जो कुछ उनकी फिल्में और रील मिली हैं, उनसे और कितनी विषय वस्तु निर्देशकों को या कहानीकारों को मिली होंगी, जिससे वो आने वाले 50 वर्षों तक अपने जीवन में चार्ली के अभिनय को उकेर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक दृश्य दिखाया जैसे घड़ी सुधारते हुए। तो ये चार्ली चैपलिन का एक दृश्य मिला है जो कि 1936 में बनी मॉडर्न टाइम्स फिल्म का शीर्षक है, मॉडर्न टाइम्स, और उसका एक दृश्य दिखाया गया है। यदि आप गौर करें तो आजकल टीवी विज्ञापनों में भी एक विज्ञापन आता है जिसमें इसी दृश्य को चार्ली के रूप में फिल्माया गया है। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं। चार्ली की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता है कि चार्ली की जो फिल्में हैं वो भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबार्ड, द सैक्रिफाइसेस जैसी फिल्में दर्शकों से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क के लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं न कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता की हम बात करें तो पहले ही कहा कि चार्ली की फिल्में किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनी हैं, कि सिर्फ बच्चों के लिए बनी हैं, महिलाओं के लिए बनी हैं, युवाओं के लिए बनी हैं, या वृद्ध वर्ग के लिए बनी हैं, या पागलों के लिए बनी है, या बुद्धिजीवियों के लिए बनी है। किसी वर्ग विशेष, किसी श्रेणी के लिए नहीं है। वो समान रूप से सबको उतनी ही, सबके लिए बराबर हैं और सभी उसका आनंद ले सकते हैं। सभी के लिए बनी हैं वो फिल्में। तो यहाँ पर पहले ही कहा लेखक ने कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो यहाँ पर अब कहें कि चार्ली चैपलिन का चमत्कार क्या है, चार्ली चैपलिन के चमत्कार को समझाइए। तो चार्ली चैपलिन का चमत्कार तो यही है कि उनका आनंद पागल मनुष्यों से लेकर शोषित जनों और आइंस्टाइन जैसे प्रतिभाशाली लोगों को समान रूप से मिलता है। सब उनका सूक्ष्म रसास्वादन कर सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अब देखिए आगे, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा, जिसका कारण यही है कि वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है।
यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। यानी बड़े सहज भाव से चार्ली चैपलिन अपने अभिनय के द्वारा सच्चाई को सामने ला देता है और ये स्पष्ट कर देता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही शासक वर्ग भी है, और अभिनय के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, हास्य के द्वारा ही वो सारी बातें स्पष्ट कर देते हैं। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, परित्यक्ता का मतलब होता है त्यागी हुई, दूसरे दर्जे की सेकंड क्लास स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना और बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुरदुराया जाना, फटकारा जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद भी उनमें अंत तक रहे। चार्ली चैपलिन का व्यक्तित्व ही ऐसा है क्योंकि उन्होंने वो सभी अवस्थाएं देखी हैं जिसमें उनकी माँ पागल थी। फिल्म जगत में उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो जीवन मूल्य जो उस समय उनमें उतरे, उन जीवन मूल्यों को चार्ली चैपलिन समृद्ध हो जाने के बाद भी अंतिम क्षणों तक नहीं भूल पाए। अपनी नानी की तरफ से वे खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। खानाबदोश का मतलब होते हैं घुमक्कड़। नानी के कारण ये घुमक्कड़ थे और यह एक सुदूर रोमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी भी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यम वर्गीय, बुजुर्गवा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य नहीं अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, जिसमें वो बुद्धू, खानाबदोश या आवारागर्द, ये इनके प्रमुख अभिनय हुआ करते थे फिल्मों में, अक्सर वो इन्हीं रूपों में दिखते हैं। तो बुद्धू मूर्ख के रूप में, खानाबदोश घुमक्कड़ के रूप में दिखाएंगे या फिर आवारागर्दी करने वाले प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक भी पहुंचते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं। चार्ली को लेकर के कई महान जो मर्मज्ञ हैं उन्होंने अन्वेषण किया है, उनकी जानकारी के लिए माथापच्ची की है। सिर धुनना मतलब माथापच्ची करना, सिर पीटना, और उन्हें नेति नेति कहते हुए यह माना, नेति नेति कहना का नेति नेति का अर्थ होता है कभी ख़त्म नहीं होने वाला। नेति नेति कहते हुए यह भी मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो समीक्षक हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि ज़्यादातर चार्ली के जीवन की हर गतिविधि को लेकर के कोई ना कोई फिल्म बन चुकी है। तो अब नया दर्शकों को कुछ मिले, इसके लिए बड़ी समस्या है। इसलिए लेखकों ने, ये सभी जो मर्मज्ञ हैं, इन्होंने ये बात कही है कि इस पर लिखना कुछ कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि बचपन के ऐसे कौन से संस्कार थे चार्ली चैपलिन में, जो कि पिछले पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं, जो जीवन के अंत तक चार्ली में बने रहे। पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा भी है कि भयानक गरीबी में संघर्ष करके जीना, माँ का पागलपन झेलना, पिता का प्यार नहीं पाना क्योंकि माँ तो त्याग दी गई थी,
तथा पूंजीपतियों की दुत्कार सहना, इन सभी कारणों से जो जीवन मूल्य चार्ली को मिले वो जीवन मूल्य चार्ली में जीवन पर्यंत बने रहे। अब बात करें कि चार्ली चैपलिन में भारतीयता के संस्कार कैसे आए, तो उनकी नानी का एक जिक्र आया है पिछले ही पैराग्राफ में, यदि आपके ध्यान में हो तो लेखक ने कहा है कि चार्ली चैपलिन की नानी खानाबदोश थी। खानाबदोश मतलब होता है घुमक्कड़, और ये खानाबदोश लोग पहले कभी भारत से ही यूरोप में गए थे तथा घुमंतु जीवन जीने को ये विवश थे। इसलिए नानी के प्रभाव से ही चार्ली में भारतीय संस्कारों का आगमन हुआ, ये हम कह सकते हैं। अब बात करें कि जैसे इस पैराग्राफ की, तो बड़े बड़े फिल्म समीक्षकों ने, मर्मज्ञों ने ये कहा है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। क्यों कठिनता, क्या कारण हो सकता है? इसके दो कारण कि चार्ली चैपलिन पर फिल्म समीक्षकों और कला के जो समालोचक हैं उन्होंने इतना कुछ लिखा है, बारीकी से उनका इतना विवेचन किया है कि अब उससे कोई नई बात नहीं सूझती। और इन्हीं सब बातों को सोच करके यही कारण है कि चार्ली पर अब नया लिखना कठिन होता जा रहा है। आगे देखते हैं, जो लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समस्याओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो यहाँ पर ये जो कथन दिया गया है कि समय और भूगोल को काट कर देखना, समय और भूगोल को काट कर देखना, जो ये बात यहाँ पर ये कथन दिया गया है, इसका क्या आशय हो सकता है, क्या औचित्य हो सकता है? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई उत्कृष्ट जो कलाकृति होती है किसी समय अथवा देश की सीमाओं से नहीं जकड़ी रहती। उत्कृष्ट कला को किसी देश की सीमाएं नहीं बांध सकती हैं। कला का प्रभाव हर समय सभी लोगों पर एवं सभी देशों में रहता है। इस कारण उत्कृष्ट कला और कलाकार सार्वदेशिक होते हैं, किसी एक देश के नहीं होते हैं। तो अभी जो बात की कि चार्ली विदेशी होते हुए भी वो हर संस्कृति में हमें अपने लगते हैं, वो विदेशी हमें लगते ही नहीं हैं। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं उन्हें वह जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने आप को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। तो यहाँ पर देखिए, हर 10वें सेकंड में वो अपने आप को मुसीबत में डालने का मतलब यहाँ पर लेखक इसके माध्यम से कहना क्या चाहता है? हास्य कलाकार का उद्देश्य होता है कि वो लोगों के दुख को भुला करके उनके चेहरे पर हंसी ले आए। यदि अभिनय के दौरान दर्शकों को हंसी नहीं आ रही है, उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई मुस्कान दिखाई नहीं दे रही है, तो हास्य कलाकार कुछ ऐसा करता है जैसे अचानक से गिर जाना। तो ये बड़ा खतरनाक होता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हर 10वें सेकंड में अपने आप को खतरे में डाल लेना एक सुपरिचित सी उनकी आदत लगती है, अभिनय लगता है। यहाँ पर देखिए कि जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, चार्ली को देख करके लोग अपना पेट क्यों दुखा लेते हैं? तो पेट दुखाना मतलब यहाँ पर पेट में दर्द कर लेना, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाना।
करोड़ों लोग चार्ली की हरकतें और फिल्मी कारनामों को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं। हम कह सकते हैं कि वो लोग इतना हंसते हैं, इतना आनंदित होते हैं कि हंसते हंसते उनका पेट दुखने लगता है, क्योंकि चार्ली के जो कारनामे हैं वो अत्यधिक रोचक और हास्य से युक्त होते हैं। ये सभी कला उनके अभिनय में है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है? देखिए, यहाँ पर लेखक पाठक से एक प्रश्न के अंदाज में अपना कथन कहता है कि कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? कला में देखिए, अब देखिए कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। लेकिन बुद्धि होती होगी, लेकिन चार्ली ने भावना को ही प्रमुखता दी। उसने भावना को चुना और उसके कारण भी थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। बचपन में 2 घटनाएं चार्ली के साथ ऐसी हुई जिनके कारण चार्ली की जो कला थी वो बुद्धि के बजाय भावनाओं पर टिकी हुई हैं। कौन सी हैं वो 2 घटनाएं? एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लग गए। अपनी आत्मकथा में चार्ली स्वयं लिखते हैं कि ओकेल स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए हैं। स्नेह, करुणा और मानवता। जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य उन्हें दिए वो थे करुणा, स्नेह और मानवता। दूसरी घटना की यदि बात करें तो दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां से ले जाया जाता देखता। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे, पूरी सड़क पर ठहाके लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, ये कहते हुए कि उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। और ये घटना चार्ली के जीवन में भावनाओं को महत्व देने वाली थी। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वसंत की बेलोस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही, और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ने ही तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमिका तय नहीं कर दी थी। त्रासद और हास्योत्पादक तत्वों का सामंजस्य की, यानी करुण और हास्य रस के जो सामंजस्य के जो गुण इनकी फिल्मों में मिलता है, तो कहीं इस घटना ने तो ये नहीं किया है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना जाता है। जैसे हम बात करें कि भारतीय जो हिंदी साहित्य है, सौंदर्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, इसमें कुल मिलाकर 11 रस माने गए हैं। ये 11 रस कौन से हैं यदि हम बात करें तो एक सबसे पहले आता है श्रृंगार रस, दूसरा आता है हास्य, तीसरा आप लगा सकते हैं करुण रस, चौथा लगा सकते हैं आप रौद्र रस, पांचवा लगा सकते हैं वीर रस, छठा लगा सकते हैं भयानक रस, सातवां लगा सकते हैं अद्भुत रस, अद्भुत, विभत्स, नौवां लगा सकते हैं, आठवां लगा सकते हैं विभत्स, शांति, भक्ति, वात्सल्य। इस प्रकार ये टोटल कुल मिलाकर के होते हैं 11 रस। तो दोबारा से बताऊं, पहला रस श्रृंगार रस, दूसरा करुण, तीसरा रौद्र, चौथा वीर, पांचवा भयानक, छठा अद्भुत, सातवां विभत्स, आठवां शांत, नौवां भक्ति, 10वां वात्सल्य,
इस प्रकार से ये टोटल रस हैं, इनके स्थायी भाव इनके ही हैं। तो यहाँ पर दिया है कि सबका एक दूसरे के साथ पाया जाना श्रेष्ठकर भी माना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीर रस को श्रृंगार के साथ भी चित्रित किया जा सकता है, श्रृंगार को करुण के साथ भी आप किसी हद तक दे सकते हैं, लेकिन ये एक विपरीत ही सामंजस्य होगा कि करुण रस का और हास्य रस का तालमेल पाया जाना। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम, सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है कि सुख दुख का जो सामंजस्य है, संबंध है, वो चलता रहता है जीवन पर्यंत। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। भारतीय परंपराओं में हास्य रस के साथ, करुण रस के साथ हास्य रस का संयोग न के बराबर है, अर्थात आपको देखने को नहीं मिल सकता है। और ये विशेषता आपको मिल सकती है चार्ली के अभिनय में। यहाँ पर दिया गया है रामायण तथा महाभारत दोनों में हास्य का प्रयोग हुआ है। कोई भी पौराणिक ग्रंथ लें, उसमें हास्य भी है, लगभग सभी रसों का समान प्रयोग हुआ है, लेकिन वो दूसरों पर हास्य है। चार्ली स्वयं पर हंसना पसंद करते हैं और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है, दूसरों के दुख से प्रेरित होकर के ये हास्य किया गया है। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए भी दिखाई गई है। संस्कृत नाटकों में विदूषक है, वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिणित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन का अर्थ होता है तथ्य, उस फिनोमेनन को यूं ही स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि चार्ली की फिल्मों में भारतीय रस सिद्धांत के विपरीत किसका सामंजस्य है, तो स्पष्ट है कि भारतीय रस सिद्धांत में करुण और हास्य रस का एक साथ समावेश करना अनुचित माना जाता है तथा इन्हें परस्पर विरोधी रस माना गया है, जबकि चार्ली की फिल्मों में उक्त सिद्धांत के विपरीत करुण और हास्य का सामंजस्य दिखाई देता है और यही चार्ली का प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर के ताना दिया जाता है, उसके शारीरिक स्वरूप को देख करके, जैसे कुछ भी कहकर के किसी अभिनेता का नाम लेकर के उसको ताना दे दिया जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुख्ता संबंध था। महात्मा गांधी से भी उनका गहरा संबंध था। नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया
और उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से चार्ली के जीवन को उभारने का प्रयास किया। तो राज कपूर ने जो सबसे साहसिक प्रयोग किया वो था आवारा। सिर्फ द ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था जो इनकी फिल्म थी आवारा, सिर्फ द ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं थी बल्कि चार्ली का भारतीयकरण था। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है, तो राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म आवारा को ही चार्ली का भारतीयकरण कहा गया है। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। यदि वो भी ये परवाह करते कि लोग मुझे ये कहेंगे कि ये तो चार्ली की नकल कर रहा है, तो शायद राज कपूर ये फिल्में नहीं बना पाते। राज कपूर के आवारा, श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953 से 57 के बीच में जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्प नुमा अंतिम फिल्म बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। यहाँ पर देखिए, राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार लेना कैसे, कि जब चार्ली चैपलिन अपनी अंतिम फिल्म बना रहे थे, तभी भारत में राज कपूर जैसे फिल्म निर्देशक और अभिनेता चार्ली को लेकर के उनकी कला को जीवित रखने के लिए, अभिनय करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए पर्दे पर काम कर रहा था। फिर तो दिलीप कुमार, जिनकी कुछ फिल्मों के नाम यहाँ दिए गए हैं, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी। देवानंद, जिनकी कुछ फिल्मों के नाम दिए हैं, 9-2-11, फंटूस, 3 देवियाँ। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, जिसकी कोई फिल्म का नाम दिया अमर अकबर एंथनी, तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से नहीं बचा सके, ये महाभारत और रामायण के वो तथ्य हैं जहाँ पर पहले लेखक ने ये बात की कि हास्य के कुछ दृश्य हैं, लेकिन वो दूसरों पर हंसने के ज़्यादा हैं। स्वयं को हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं थी। तो पत्नियों को डाकुओं से नहीं बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या ही स्वीकार की गई है। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती हैं। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। तो यहाँ पर ये बात करें कि चार्ली की फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा, इसके माध्यम से लेखक ने ऐसा क्यों कहा है या मानवीय क्यों होना पड़ा, तो कह सकते हैं चार्ली की अधिकांश फिल्में अवाक, जिनको हम मूक कह सकते हैं, अर्थात भाषा विहीन होती हैं। अतः उनमें पात्रों के मनोभावों एवं मूक कथनों को संप्रेषणीय और प्रभावी बनाने के लिए स्वाभाविक सहज चेष्टाएं दिखानी पड़ती हैं और अधिकाधिक मानवीय प्रयास करना पड़ता है। इसलिए लेखक ने ये कहा है कि चार्ली को ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। सहवाग चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, हास्य कलाकार हुए हैं, लेकिन वे चार्ली की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। अब यहाँ पर बात करें कि चार्ली चैपलिन की सार्वभौमिकता का क्या कारण था। क्या ऐसा कारण था कि चार्ली चैपलिन की कला सार्वभौमिक थी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चार्ली चैपलिन की सार्वभौमिकता का कारण यह है कि उनकी फिल्मों में मानव की सहज स्वाभाविक क्रियाओं एवं मनोभावों का चित्रांकन हुआ है। आसपास के जीवन एवं परिवेश को यथार्थ रूप में दिखाया गया है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि किसी भी संस्कृति में वो विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि
कि चार्ली हमें मैं से ज़्यादा हमें हम लगते हैं। इस बात पर आप गौर करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो चार्ली की फिल्मों में हर वर्ग, हर समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं का व्यापक चित्रण हुआ है। उन्होंने अपनी फिल्मों में किसी एक व्यक्ति के कार्यों को या एक व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया है। किसी एक वर्ग के या एक श्रेणी के लोगों के लिए उन्होंने अभिनय नहीं किया है। उनकी फिल्मों का जो संबंध है, उनके अभिनय का संबंध है, किसी एक वर्ग विशेष से या वर्ण से संबंध नहीं है। और इन्हीं सभी के कारण चार्ली हमें मैं से ज़्यादा हमें हम लगते हैं। एक होली का त्यौहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने ऊपर हंसने और स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। एक होली का त्यौहार आता है जिस पर जरूर व्यक्ति अपने ऊपर हंसने का एक मौका देता है अभिनय के द्वारा स्वांग रचा करके। गाँव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद वह हो, नागर सभ्यता में तो वह नहीं थी। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्मोन्मत्त, एक प्रश्न भी दे रखा है तो यहाँ से उसका उत्तर आप लिख भी सकते हैं। रेखांकित कर देता हूँ मैं और यहाँ तक आप उसका उत्तर लिख सकते हैं कि चार्ली चैपलिन स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से भी ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, अथवा मृदुनी कुसुमादपि, फूल से भी कोमल क्षण में दिखलाता है, तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली होते जा रहे हैं, दीवाने होते जा रहे हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम कैलव्य, मोक्ष और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए भी जीत सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। क्योंकि हम सब चार्ली, हम सुपरमैन नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देखिए, ये बात लेखक ने क्यों कही है, क्या इसका औचित्य हो सकता है। तो सुपरमैन को आपने देखा होगा, उसके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिनका वो प्रयोग करके अपने ऊपर किसी भी संकट को, समस्या को अपनी दिव्य शक्तियों से समेट सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन चार्ली, हम सब चार्ली हैं। जिस प्रकार चार्ली में किसी प्रकार के कोई सुपर पावर को नहीं दिखाया गया है, उसके सम्मुख जो भी कुछ मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, उनको चार्ली स्वयं भोगता है, भुगतता है। उसी प्रकार हम सब भी चार्ली हैं। हम सब कोई सुपरमैन नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ बाधाएं आती हैं, जो कुछ समस्याएं आती हैं, हमें उनका हंसकर डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है, सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। इस प्रकार से ये था अपना एक पाठ विष्णु खरे के द्वारा लिखा हुआ चार्ली चैपलिन को लेकर के, उनकी विशेषताओं को लेकर के। अब बात करते हैं इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात। तो शायद किसी हद तक ये प्रश्न आपको मदद करने में कारगर हों। तो एक बार हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि चार्ली चैपलिन के विषय में अभी 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। इसके लेखक ने कुछ कारण बताए हैं। उनमें सबसे पहले कारण की यदि हम बात करें तो पहला कारण है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों का प्रभाव अभी आने वाले 50 वर्षों तक रहेगा तथा अब तक
इसकी लोकप्रियता बनी रहेगी। दूसरा कारण यदि हम बात करें तो चार्ली ने भारतीय जनजीवन पर कितना प्रभाव छोड़ा है, इसका अभी सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। और तीसरे यदि हम कारण की बात करें तो चार्ली की कुछ फिल्में या रीलें ऐसी हमें मिली हैं जो अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए लेखक ने ये सब बातें कही हैं। दूसरे प्रश्न पर विचार कीजिए। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि चार्ली चैपलिन ने आम लोगों को प्रसन्न करने तथा सर्वसाधारण से जुड़ने के लिए फिल्में बनाई। उन्होंने दर्शकों के किसी वर्ग विशेष या वर्ण विशेष को महत्व न देकर अपनी फिल्मों में आम आदमी से जोड़कर लोकतांत्रिक रूप दिया। इस तरह चैपलिन ने फिल्म जगत में चल रही वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। चैपलिन का किसी राजनीतिक विचारधारा, वाद या उच्च जाति, वर्ग आदि से लगाव नहीं था। इस कारण कलाकारों की रूढ़ मान्यताओं को न मानकर चैपलिन ने ऐसी फिल्में बनाई जो समाज के सर्वसाधारण लोगों एवं सभी देशों में लोकप्रिय हुई। तो ये आप इसको कह सकते हैं। चौथे प्रश्न पर यदि बात करें, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है, तो तीसरा प्रश्न है, ये गलती से इस पर प्रिंट 4 हो रहा है। और क्यों कहा है? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा, इस प्रश्न पर आप विचार करेंगे। तो लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई आवारा जो फिल्म है उसको चार्ली का भारतीयकरण कहा है। राज कपूर ने दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद किया था। आवारा और श्री 420 जो फिल्में हैं उसमें राज कपूर ने चार्ली की परंपरा का अनुकरण कर दर्शकों को खूब हंसाया। इसी क्रम में देवानंद, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने भी स्वयं पर हंसने और हंसाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी और नेहरू जी ने भी कभी कभी चार्ली की तरह अपने ऊपर हंसते थे। गांधी जी चैपलिन के साथ रहकर प्रसन्न होते थे। वे चार्ली की इस कला के बड़े प्रशंसक थे, इसलिए वो भी उनका कभी सानिध्य चाहे थे। अगले प्रश्न पर बात करें, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस एक साथ आए हों? लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में यही अच्छा माना है कि कलाकृति में एक ही रस न हो, अपितु एक से अधिक रसों का प्रयोग किया गया हो। इससे वह कलाकृति समृद्ध और रुचिकर बनती है। जीवन में हर्ष और विषाद के क्षण तो आते रहते हैं। काव्यों में भी श्रृंगार और वीर, रौद्र और वीर, हास्य और श्रृंगार आदि रसों का समावेश आप एक साथ देख सकते हैं। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में इनके कुछ नियम निश्चित किए गए हैं, परंतु हमारे रस शास्त्र में हास्य और करुण रस को परस्पर विरोधी माना गया है। इस प्रकार श्रृंगार और शांत का विरोध बताया गया है। संस्कृत नाटकों में एक रस मुख्य तथा अन्य रस सहयोगी रस के रूप में रखे गए हैं। ये यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, सिद्धांत हैं। जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया, यदि प्रश्न यहाँ पर बात करें तो चार्ली चैपलिन को बचपन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसे परित्यक्तता, माँ के साथ बहुत करीबी में रहना पड़ा। बीमार होने पर माँ ने उसे स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया। बाद में माँ पागल हो गई, उसे भी संभालना पड़ा। चार्ली को बड़े बड़े पूंजीपतियों, सामंतों तथा उद्योगपतियों द्वारा दुत्कारा गया, अपमानित किया गया। इस तरह चार्ली को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और जटिल परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने से चार्ली ने अपने व्यक्तित्व को काफ़ी संपन्न बनाया। उसके घुमंतु रहने पर बड़े बड़े लोगों को और शासकों को एवं पूंजीपतियों के जीवनगत यथार्थ को नज़दीक से देखा। घुमंतु जीवन था, इसलिए इन सब को उसने बारीकी से समझा, महसूस किया। और बाद में करोड़पति हो जाने पर भी चार्ली अपने जीवन मूल्यों पर स्थिर रहे। इसी से उनकी फिल्मों में
त्रासदी एवं हास्योत्पादक तत्वों का समावेश हुआ। लेखक ने उनके जीवन की कुछ 2 बाल घटनाओं का वर्णन भी किया है। अगला प्रश्न देखिए, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? तो यहाँ इसका कारण यही है कि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र रस को महत्व देता है, परंतु इसमें हास्य और करुण रस को परस्पर विरोधी मानकर दोनों को एक साथ नहीं रखा जाता है। यहाँ करुण एवं हास्य रस में आपसी परिवर्तन भी नहीं होता है। इसके विपरीत चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य दिखाई देता है। इन फिल्मों में एक ही पात्र हास्य और करुणा को एक साथ व्यक्त करता है। भारतीय काव्य शास्त्र में हास्य दूसरों को लेकर के होता है, हास्य में करुणा की स्थिति नहीं रहती है। इसी कारण चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा एवं हास्य भारतीय कला एवं सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता है। 8वां प्रश्न दिया गया है, चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है? तो जो कि पाठ के अंतिम पैराग्राफ में दिया भी गया है कि चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से अधिक शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ रूप में देखता है। तब वह ऐसा अवसर निर्मित कर देता है कि सारी गरिमा को त्याग कर वह हास्य का पात्र बन जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न पर आप विचार करेंगे। एक चीज़ दी गई है, 2 चीज़ें, कि दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या उसे गढ़ना पड़ता है। तो मनुष्य ईश्वर या नीति के अनुसार ही जीवन में सभी भावों एवं क्रियाकलापों को अपनाता है, इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। तो एक बात यहाँ पे दी गई, एक बात आई कि कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? इसका जवाब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात करें कि दरअसल कला सिद्धांतों को जन्म नहीं देती, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कला तो हृदयगत भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है। कला पहले से ही साकार होती है, उसके सिद्धांत बाद में गढ़े जाते हैं। इसलिए कहा है कि दरअसल कला सिद्धांतों को जन्म नहीं देती, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या उन्हें गढ़ना पड़ता है। तो दूसरा दे रखा है कि कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? तो भावना को उकसाने वाली बुद्धि ही कला में शायद बेहतर है, लेकिन इसके विपरीत चार्ली ने शायद भावना को ज़्यादा प्रमुखता दी। इस प्रकार से आप इस पाठ में पढ़ रहे थे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नए अध्याय के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ, एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को महती शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की अपनी इस कक्षा से मैं विदा लेता हूँ।